थोड़ा सा और बंद कर दो सर, थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगी। खिड़की थोड़ी बंद कर दो, इसको दो बंद कर दो। हम लोगों ने अभी तक उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जिन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया, उसमें मुख्य रूप से तटस्थता वक्र क्या है, तालिका क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसके बाद उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करने के लिए जो आवश्यक टूल्स हैं, जैसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर, कीमत रेखा, इसके अलावा फिर प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, इसके अलावा कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन प्रभाव में अलग करना, अलग करने की दोनों विधियां हिग्स और स्लैटस्की की विधि, इसके अलावा कैसे आप उससे मांग रेखा भी उत्पन्न करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व के द्वारा का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तटस्थता वक्रों का प्रयोग इस बात की व्याख्या करने के लिए किया जाता है कि दो लोगों के बीच में अगर विनिमय का कार्य संपन्न हो तो विनिमय कैसे दोनों के लिए लाभदायक होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि विनिमय होता ही इसी फिलॉसफी पर है कि इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ द पार्टिसिपेंट्स। जो खरीदता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है और जो बेचता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। तो सबसे पहली व्याख्या हम करेंगे। देखिए, इस पर नोट्स जैसा मैंने आपसे कहा कि लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स is explained through Ainsworth box named after its inventor Y.F. Ainsworth, who first of all discussed this exchange problem, Mathematical Physics 1881, पेज नंबर 76। और इन्होंने ही concept of contract curve also put forwarded by the Ainsworth in same contribution। तो इसका मतलब यह है कि एजवर्थ ने एजवर्थ बॉक्स की अवधारणा दी और जिसकी सहायता से इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि कैसे दोनों व्यक्तियों के लिए विनिमय लाभदायक है। साथ ही साथ उसी कंट्रीब्यूशन में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर्व की भी व्याख्या की। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है? वह दोनों तटस्थता वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा होती है। आप पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अब आप ये देखें कि इसमें हम ए उपभोक्ता का इंडिफरेंस मैप बनाते हैं, बी उपभोक्ता का इंडिफरेंस मैप बनाते हैं, फिर हम दोनों मैप को एक साथ बना देते हैं और उसे अगर चारों तरफ से बंद कर देते हैं तो उसी को एजवर्थ बॉक्स कहते हैं। और उस एजवर्थ बॉक्स में जब कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर हमारा संतुलन होता है, अर्थात दोनों तटस्थता वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को जो मिलाकर खींची गई रेखा है, अगर उस पर कहीं संतुलन होता है तो हम कहते हैं कि परेटो ऑप्टिमम की कंडीशन है। परेटो ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि वह स्थिति है जहाँ से अगर आप किसी भी तरह का मूवमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से किसी एक की संतुष्टि में गिरावट आ जाएगी। अर्थात बिना किसी का नुकसान किए दूसरे का फायदा संभव नहीं है। हमेशा अनुकूलतम स्थिति वह होती है जहां आप कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर आप करेंगे तो किसी एक का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी हो जाएगा। परिवर्तन तब तक उचित माना जाता है जब तक फायदा होता रहे किसी का लेकिन नुकसान किसी का न हो। तो इसलिए
और सब ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है, ये वही है जहाँ इस बात की संभावना होती है कि किसी को तो बेटर ऑफ किया जा सकता है लेकिन किसी की भी स्थिति खराब नहीं होगी। लेकिन जब वो ऑप्टिमम हो जाता है तब स्थिति ये हो जाती है कि अब आप अगर किसी को बेहतर करना चाहेंगे तो किसी का नुकसान होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ये परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पाई जाती है। तो अब आप इसमें चित्र तो बना हुआ है, लेकिन आप ब्लैक बोर्ड पर देखें कि कैसे आप विनिमय में तटस्थ वक्रों के प्रयोग के द्वारा यह व्यक्त कर सकते हैं कि विनिमय दोनों ही उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है। वैसे इसमें चित्र में आपको आसानी से दिख जाएगा सारा डिटेल क्या है। हम यहाँ आपको एक दूसरा फिगर बना करके समझा देते हैं कि कैसे आप इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे बताया कि हम विनिमय के क्षेत्र में दो उपभोक्ताओं को लेते हैं। ये मान लीजिए एक उपभोक्ता है ए और यह एक उपभोक्ता है बी। यहाँ x वस्तु है, यहाँ y वस्तु है, यहाँ y वस्तु है और यहाँ x वस्तु है। अब ये उपभोक्ता का जो तटस्थता मानचित्र है, तटस्थता मानचित्र का मतलब उसके विभिन्न संतुष्टि के स्तरों को अगर आप एक साथ व्यक्त कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, तटस्थता मानचित्र कहेंगे। तो एक संतुष्टि का स्तर ये है, एक ये है और एक ये। तो ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। दिस इज द इंडिफरेंस मैप। इट शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंज्यूमर ए, ठीक। और ये बी का हो गया इंडिफरेंस मैप, इस तरह से दूसरे वाले का है, ठीक है। IC1, IC2, 3, IC2। इस तरह दो उपभोक्ताओं का तटस्थता मैप आपको दिया हुआ है। अब हमें अगर इसको एजवर्थ बॉक्स में व्यक्त करना हो तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों तटस्थता मानचित्रों को एक साथ व्यक्त कर देते हैं। एक को O बिंदु पर दिखा देते हैं, दूसरे को O डैश बिंदु पर दिखा देते हैं। A को O बिंदु पर और B को O डैश बिंदु पर। तो एजवर्थ बॉक्स कैसे बनाते हैं, ये हो गया। ये समझ में आपके आ गया ना कि दोनों का अलग अलग है, इसको हम एक साथ बनाएंगे, ठीक है। मिटा दें, बना हुआ है उसमें, आपके नोट्स में बना हुआ है, बस केवल आप समझ लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो। ये तुम्हारा एजवर्थ बॉक्स है। चित्र ना आए तो बताना, ऐसा ना हो कहीं बाहर से बन रहा, ठीक है। यहाँ तुम्हारा ए उपभोक्ता है, यहाँ O डैश पर क्या है, B उपभोक्ता है। अब हमने जो एक डिफरेंस मैप अलग अलग बनाया था, हम क्या करेंगे, यहाँ A का बना देंगे, A ये हो गया। तो इंडिफरेंस कर्व 1 ऑफ A, इंडिफरेंस कर्व 2 ऑफ A, इंडिफरेंस कर्व 3 ऑफ A। ठीक इसी तरह से B का हमेशा इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। If point of origin is O dash for B consumer, it means indifference curve will be convex to the point of O dash, जो पॉइंट दिया हुआ है उसके उन्नतोदर होगा, यानी अब ऐसा होगा ना, कैसा बनेगा, इस तरह से। एक यहां और बना दो, ठीक। यह हमने एजवर्थ बॉक्स में दोनों उपभोक्ताओं के तटस्थ वक्र को बना दिया। अब हमने आपको पीछे बताया कि विभिन्न तटस्थ वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को, यानी ये और ये, अगर इनको मिला करके रेखा खींच दी जाए तो इसे क्या कहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व हो जाएगी। स्पर्श रेखा को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। संदर्श रेखा भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है लिखा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व ज़्यादा बेहतर है, इसको समझें, ठीक है।
तो और आपने देखा कि इस पर अगर संतुलन होता है तो अनुकूलतम स्थिति होती है। ठीक है, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इक्विलिब्रियम चाहे यहां मान लो और चाहे यहां मान लो। ठीक है, तो चलो अब यही मान लेते हैं, ये मान लो एच पॉइंट है। ठीक है, यहां अगर मान लो यहां संतुलन है तो ध्यान से देखो कि इस संतुलन पर ए का तटस्था वक्र IC2 है ना, और बी का तटस्था वक्र क्या है, ये है। इस पर लिख दो, यहाँ एक हो गया, ये IC1B, फिर ये IC2B, फिर ये IC3B, फिर ये IC4B। तो अगर H बिंदु पर हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम है, थोड़ी देर के लिए पहले हम अपने विश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए, तो अगर यहाँ इक्विलिब्रियम है तो यहाँ हम ए उपभोक्ता इस इंडिफरेंस कर्व पर है और बी उपभोक्ता इस पर है। ठीक है, अब अगर मान लो हम इधर से मूव करते हैं, चाहे इस तरफ मूव करें और चाहे इस तरफ मूव करें यहाँ आने के लिए, अगर यहाँ मूव करके यहाँ आ जाते हैं, मान लो इस बिंदु पर यहाँ आ जाएंगे तो बी की संतुष्टि का स्तर ये था, बढ़कर के ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। लेकिन ए वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ भी वही था और यहाँ भी वही है। अर्थात अगर हम H से G की तरफ बढ़ते हैं मान लो, तो B की स्थिति अच्छी होगी लेकिन A में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब भी ठीक है, समाज की कुल संतुष्टि तो बढ़ेगी क्योंकि एक आदमी का बढ़ रहा है, दूसरे का घट नहीं रहा है। तो यहाँ हम ये स्थिति सब ऑप्टिमल है। यहाँ से हम मूव करते हैं तो एक की स्थिति बेहतर हो जाती है, दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ से इधर आते हैं, मान लो G डैश की तरफ अगर आ जाए तो इसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी A की, लेकिन B में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि समाज की कुल संतुष्टि तो पहले से क्या होगी, सोसाइटी विल बी बेटर ऑफ इन कंपैरिजन टू H if you move from H to G1 or from H to G। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इक्विलिब्रियम इन बिटवीन G डैश हो जाए, कहीं इसके बीच में कहीं हो जाए और इसका तटस्था वक्र ये हो जाए और इसका तटस्था वक्र ये हो जाए, तो दोनों का इंडिफरेंस कर्व पहले से क्या हो गया, बेहतर स्थिति में हो गया। इसका यहाँ ऊपर चला गया, इसका भी यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो अगर वो यहाँ आ जाता है तब क्या हो जाएगा, ये मान लो H पॉइंट है। अब यहाँ दोनों को फायदा हो गया अगर इस तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यह जो तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व फाइनली A, इंडिफरेंस कर्व फाइनली B, यह बता रहा है कि अगर इस तरह से हम इंडिफरेंस कर्व के साथ मूव करें तो दोनों उपभोक्ताओं को विनिमय से लाभ प्राप्त होगा। और इससे सिद्ध होता है कि एजवर्थ-बॉक्स इसकी व्याख्या करने में सफल है कि कैसे विनिमय में भाग लेने वाले दोनों इंडिविजुअल्स के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, ये तुम्हारा इसमें डिटेल बना भी है, तुम इसको समझ लोगे आराम से। अब देखो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, हम इसके माध्यम से इंडेक्स नंबर की व्याख्या भी कर सकते हैं। बहुत कई तरह की व्याख्या नोट्स में की गई है। इंडेक्स नंबर आप अच्छे से जानते हैं कि इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू कंपेयर टू सिचुएशंस। दो स्थितियों की तुलना करने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अगर जानना चाहते हैं कि महंगाई की स्थिति कल क्या थी और आज क्या है, तो हमने 2015 में अगर हमने पूछा कि महंगाई क्या थी और 2020 में क्या है, तो हम 2015 में आलू का मूल्य और 2020 में आलू का मूल्य ज्ञात करके तुलना करते हैं। अर्थात दो
स्थितियों की तुलना हम सूचकांक से करते हैं। सूचकांक कैसे निकालते हैं, बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष क्या होता है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। सिर्फ ये है कि दो स्थितियों की तुलना करने के लिए जब हम सूचकांक का प्रयोग करते हैं तो उसकी व्याख्या कैसे हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कर सकते हैं। निश्चित रूप से दो समय बिंदुओं या के जब हम मूल्य की व्याख्या करते हैं तो आपने देखा है कि हम मूल्य अनुपात को कीमत रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो कीमत रेखा में होने वाले परिवर्तन के द्वारा हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि सूचकांक का असर उपभोक्ता पर अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है, क्योंकि सूचकांक के साथ साथ उसी कीमत अनुपात को व्यक्त करने वाली कीमत रेखा खींची जाएगी और कीमत रेखा पर संतुलन आपका कहाँ है वह बताएगा आपका संतुष्टि का स्तर पहले से ऊपर हो गया या पहले से नीचे हो गया। अगर संतुष्टि का स्तर पहले से बेहतर होता है तो माना जाएगा कि सूचकांक का असर अच्छा हुआ, अर्थात कीमत घटी है या आपके पक्ष में हुई है, और अगर संतुष्टि आपकी घट गई तो ये माना जाएगा कि सूचकांक का असर हुआ है कि आपकी संतुष्टि का स्तर घट गया है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे ये मान लो कि उपभोक्ता की आय बेस ईयर जो है जिसको आप आधार वर्ष कहते हैं, उस आधार वर्ष पर उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों का अनुपात दिया हुआ होने पर आप कीमत रेखा ए बी खींचते थे। क्या खींचते थे? ए बी खींचते थे। ठीक है, तो यह हो गया तुम्हारा P0 P0। अब इसमें अगर सूचकांक जो वर्तमान समय का है जिसको आप P1 कहेंगे, आज की जो कीमत रेखा है उसमें परिवर्तन हुआ, बदल गया है। अब वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, एक में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है ना। सूचकांक ऐसा हुआ है कि अब जो नया आपको कीमत रेखा प्राप्त हो रही है वो आपको मान लीजिए, पहले मान लीजिए यहाँ संतुलन है आपका, इस जगह पर कहाँ है, यहाँ संतुलन है ए पर, ये है। अब अगर मान लो कि जो नई कीमत रेखा बनी या नया जो तुमको सूचकांक प्राप्त हुआ उसके द्वारा अगर ये हो गई कीमत रेखा, इस तरह से अगर बन गई A1 B1 या इसको P1 कर दो जरा। ठीक, अब देखो यह जो स्थिति है, अगर इसके बाद उपभोक्ता यहां हो जाता है, यहां पे, तो स्पष्ट है कि बिना किसी डाउट के कि उसकी संतुष्टि का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब उसकी स्थिति कैसी हो गई, बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि उसका संतुलन यहां हो जाता है कीमत परिवर्तन के बाद, तब वो पहले से कहां हो गया, नीचे हो गया ना। तो इसका मतलब यह है कि हम कीमत रेखा के स्वरूप में परिवर्तन करके और उपभोक्ता उस कीमत रेखा पर कहां संतुलन में है इसकी व्याख्या करके यह बता सकते हैं कि सूचकांक के परिवर्तन के बाद उपभोक्ता की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या पहले से खराब हुई है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दूसरे भी, देखिए। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट हैं, इसी को आप अपने अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा चित्र आपके नोट्स में बना हुआ है। जैसे केवल यह रेखा बन गई, ऐसे है, मान लो ऐसे बना हुआ है। अब अगर पहले ही संतुलन यहाँ था
और अब संतुलन यहाँ हो गया। क्या स्थिति हुई, अच्छी हुई कि खराब हुई? देख के बताओ। ये देख करके तुम बता ही नहीं सकते कि अच्छी हुई कि खराब हुई, बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति है ये, ठीक है। अगर मान लो पहले संतुलन यहाँ रहा होता और अब यहाँ हो जाता, तब तुम कहते कि अच्छा हो गया। या संतुलन यहाँ होता और अब मान लो यहाँ से यहाँ था और यहाँ हो गया, तब क्या कहोगे? तो इसके नीचे हो गया तो खराब हो जाता। इस तरह के बहुत ये अलग अलग ही चित्र इसमें बने हुए हैं, यही स्थितियाँ प्रदर्शित करते हैं। तो ये तुम आराम से बता सकते हो सिर्फ कीमत रेखा देख करके कि सूचकांक में परिवर्तन का असर कैसा हुआ, उपभोक्ता बेटर ऑफ हुआ या वर्ष ऑफ हुआ, उसकी स्थिति अच्छी हुई या खराब हुई, ठीक है। तो हम सूचकांक की व्याख्या भी इसके माध्यम से करते हैं। अब देखो जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज राशनिंग। राशनिंग की व्याख्या कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ राशनिंग ऑन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर पर राशनिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या करने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग करते हैं। अच्छा ये बताओ राशनिंग क्या है? राशन किसे कहते हैं? राशनिंग जल्दी बताओ। राशन का क्या मतलब है? तो वो जो सरकारी दुकान होती है ना, हाँ, उसमें तो दूध के किलो गेहूं ये सब लिखा होता है। हाँ, खड़ी बताओ राशन क्या है? बट राशन का मतलब होता है लिमिट, सीमा, जिसको आप कहते हैं कोटा। राशन का मतलब कि अमाउंट इज फिक्स्ड दैट यू कैन परचेज, इससे अधिक आपको प्राप्त नहीं होगा। तो नॉर्मली राशन का मतलब खाना नहीं होता है। अक्सर लोग राशन को क्या समझते हैं कि खाना। राशन का मतलब लिमिट है, कोटा है, फिक्स्ड अमाउंट है, आप उससे अधिक खरीद नहीं सकते। तो अगर राशनिंग हो गई है, कहते हैं कि कोटा निर्धारित हो गया है कि ये सामान इससे अधिक आप खरीद नहीं सकते, तो इस कोटे का क्या असर पड़ता है? तो दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए x और y हैं, तो कोटा की स्थिति दो तरह से होती है। एक तो कोटा संतुष्टि को प्रभावित कर सकता है, कभी कभी कोटा थियरी में विद्यमान रहता है बट इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रैक्टिस। रहता है, लिमिट रहती है, राशन निर्धारित रहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो क्योंकि सबसे बड़ा कांस्टेंट तो आपका बजट है, जिसे आपने पीछे देखा है कि आपका जो बजट कांस्टेंट है, जिसे हम बजट इक्वेशन कहते हैं, जिसे हम अधिकतम मात्रा कहते हैं जो आप खरीद सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी आय जिसे कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए x है px और x की मात्रा qx, तो ये हो जाएगी py qy, ये दोनों जोड़ करके ये बराबर होगी या उससे कम होगी आपके पास जो कुल कितनी आय है उसके बराबर, उसे अगर हम यम कह देते हैं। यही बजट कांस्टेंट है। अगर आपकी यही कुल इनकम 100 रुपया है मान लीजिए, और सरकार ने 200 रुपये तक का कोटा फिक्स किया हुआ है, सामान आप खरीद सकते हैं, तो यहाँ कोटे का आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 के ऊपर तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोटा राशनिंग एग्जिस्ट्स इन प्रैक्टिस थियरी बट डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रैक्टिस। तो रहेगा तो सिद्धांत में कि भाई कोटा निर्धारित है, लेकिन हम कोटे से कम ही खरीद पा रहे हैं, तो कोटा का कोई मतलब आपके लिए नहीं है। वो तो तब होता कि जब आप 500 खर्च कर पाते और सरकार 200 पर कोटा फिक्स कर देती, तब यहाँ थियरी और प्रैक्टिस दोनों में कोटा एग्जिस्ट करता। बात समझ में? राशनिंग एग्जिस्ट करती। तो इसमें अब आप देखें कि कैसे राशनिंग का असर पड़ता है। मान लीजिए कि सबसे पहले हम एक वस्तु के बारे में बात करते हैं।
जैसे ये देखो, यहाँ y वस्तु है और यहाँ x वस्तु है। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी ए बी कीमत रेखा है, अर्थात यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम खरीद सकते हैं। इसी के अंदर रहते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर यहाँ ये है आर एक्स, यहाँ x का कोटा तय है कि इतना खरीद सकते हैं, तो अब ऐसे में आपके ऊपर कोटा क्या असर है? आप इतना एक सब खरीद ही सकते हैं, ये इनकम कांस्टेंट है आपके सामने। बियॉन्ड दिस लिमिट यू कैनॉट परचेज एनीथिंग, नॉट इवन ए सिंगल यूनिट ऑफ एनी आइटम आइदर एक्स और वाई। इसके बाहर तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। तो इतना एक्स का कोटा निर्धारित है, तो इसका मतलब यहाँ कोटा का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। बात समझ में आई? अब मान लो ये तुम्हारी इनकम कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब यहां इसका कोटा फिक्स हो गया है कि इतना ही एक्स खरीद सकते हो, इसके आगे जबकि तुम खरीद सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आय है, लेकिन कोटा है कि 2 किलो से ज़्यादा चीनी प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ तुम यहाँ संतुष्टि प्राप्त कर सकते थे खरीद करके इतना, लेकिन यू आर रेस्ट्रिक्टेड। अब आप कहाँ खरीदोगे? यहाँ खरीदोगे, संतुष्टि क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ राशनिंग का असर आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर एक वस्तु की राशनिंग है तो ऐसी स्थिति है। अब मान लो दोनों वस्तुओं की राशनिंग हो रही है, इनकेस ये सब बना हुआ है तुम्हारे इसमें चित्र में, हाँ। अब मान लो अगर दोनों वस्तुओं की राशनिंग हो रही है, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारी इनकम का कांस्टेंट है, इसके अंदर तुम्हें खरीदना है। और मान लो कि ये राशनिंग हो गई, ये इतना वाई की राशनिंग है, इतनी ये एक्स की राशनिंग है। यहाँ फिर तुम देख रहे हो कि राशनिंग का तुम्हारे पर कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि उसके ऊपर तुम खरीद ही नहीं सकते ना, दोनों वस्तुओं की। लेकिन अगर दोनों वस्तुओं की राशनिंग ऐसे हो जाए, तब इससे अधिक नहीं खरीद सकते और इससे अधिक नहीं खरीद सकते। तब अब तुम्हारा पहले सेटिस्फैक्शन यहां कहीं हो सकता था, तुम खरीद सकते हो, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट मनी टू परचेज दिस मच अमाउंट ऑफ वाई एंड दिस मच अमाउंट ऑफ एक्स, बट ड्यू टू राशनिंग यू कैन नॉट परचेज वाई मोर देन दिस अमाउंट एंड एक्स मोर देन दिस अमाउंट। इट मीन्स दिस राशनिंग विल अफेक्ट योर सेटिस्फैक्शन लेवल। अब तुम कहाँ जाओगे? नीचे आ जाओगे, नहीं तो यहाँ रहते कहाँ जाओगे? इसका मतलब कि राशनिंग यहाँ थियरी में और प्रैक्टिस में दोनों में ही तुम्हारे संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करती है। और आराम से इसकी व्याख्या कर सकते हो कि कैसे राशनिंग, ये इसमें सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, चित्र भी इसमें तुम्हारा बना हुआ है। अब देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पब्लिक फाइनेंस में कैसे इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग करते हैं। पब्लिक फाइनेंस में 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक जिनको आप अनुदान कहते हैं, ग्रांट, एक छूट जिसको कहते हैं सब्सिडी, और एक टैक्सेशन में आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अक्सर यह जानने के लिए कि विच वन इज बेटर, ग्रांट अच्छा है या सब्सिडी अच्छी है। जैसे कैश किसी को दे देना ठीक है या उसको काइंड में चीजों को दे देना ठीक है, प्रत्यक्ष कर लगाना ठीक है या अप्रत्यक्ष कर लगाना ठीक है। इसको बड़े स्पष्ट ढंग से हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तुमको पढ़ के सुना देते हैं कि ग्रांट और सब्सिडी की क्या स्थिति है, फिर हम तुमको समझा देते हैं।
खैर इस चित्र में जो नोटेशंस लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या इसमें है। हम तुमको जो समझा रहे हैं उसको समझ लो, इसका यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है? जब बनाना तो उसी में से लिख लेना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखो, ग्रांट और सब्सिडी, हमने तुमसे एक बात कही थी कि अगर तुम कीमत रेखा अच्छे से जान जाओगे और कैसे वो मूव करती है जान जाओगे तो तुम्हें पूरा इंडिफरेंस कर्व आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो उपभोक्ता की आय एक्स और वाई की कीमतें दी हुई हों तो हम कीमत रेखा ए भी खींच सकते हैं। ध्यान से देखना चित्र को, ये चित्र बना हुआ है तुम्हारे नोट्स में, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाई एक्स बी ए, ठीक है? यहां मान लो तुम्हारा छोटा सा बना दे रहे हैं, प्रारंभिक संतुलन है सिर्फ जानने के लिए। अब कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत का अनुपात जो था उसे बदलने के लिए हम x के संदर्भ में मान लेते हैं कि x को सब्सिडी दे दी गई और x वस्तु सस्ती हो गई। छूट दोगे तो क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाती है। कोटे की दुकान पर सामान सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि सब्सिडाइज्ड रहता है, छूट रहती है उस पर, ठीक है? तो सस्ता हो जाएगा तो x वस्तु पहले से क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अब मान लो क्या हो गया, ये हो गया यहाँ। अब मान लो छूट जब उसको दी गई तो सस्ता होकर के वो B1 हो गया और संतुलन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, हो गया ना? संतुष्टि जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी, जब सस्ता पाओगे तो संतुलन क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये देखो ध्यान से, पहले क्या था? या इसी पर बनाओ, ज्यादा सुविधा रहेगी समझने में, बहुत टेढ़ा करने से क्या फायदा। ये वस्तु सस्ती हो गई तो पहले ये देखो कि हमको x इतना पाने के लिए इतना A/Y1 छोड़ना पड़ता था, ठीक है? अब हमको जब ये सस्ता हो गया तो उतना ही x पाने के लिए क्या करना होगा? केवल इतना छोड़ना पड़ेगा, A/Y2। इसका मतलब ये इतनी मात्रा कौन देगा? पहले हम इतना कीमत दे रहे थे, अब इतना ही दे रहे हैं, तो ये वाली कीमत कौन देगा? ये सरकार देगी, सब्सिडी यही है। ये क्या हो गई? ये हो गई। तो ये देखो संतुलन यहाँ हो गया, ठीक है? इतना उसको देना होगा सब्सिडी। इसका मतलब यह है कि वस्तु को सस्ती मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार को जो बियर करना होगा वह Y1 Y2 होगा। इसका एक उल्टा देखो, अगर यही संतुष्टि उसको प्राप्त हो जाए और मूल्य में परिवर्तन ना हो तब क्या करना होगा? तब करना यह होगा कि उसकी जो इसी कीमत पर अगर इसकी आय बढ़ा दी जाए पुराने वाली कीमत पर, और तब तक बढ़ाई जाए जब तक इसको कहीं न कहीं ये क्या करे? स्पर्श करे। क्या करे? स्पर्श करे। तो स्पर्श कहाँ कर रहा है? यहाँ। और ये हो गया यहाँ A1 और ये हो गया B। इसको A2 कर दो, इसको B कर दिए ना। अब जरा ध्यान से देखो कि संतुष्टि IC1 से IC2 पर E1 पर भी हो रही है और E2 पर भी हो रही है। E1 पर सब्सिडी के कारण हो रही है, E2 पर ग्रांट के कारण हो रही है, नगद देने के कारण हो रही है। लेकिन संतुष्टि है तो बराबर ही, उसी तरह से पक्ष पर हो। लेकिन सरकार के ऊपर पड़ने वाला बोझ अगर देखो तो सब्सिडी देने पर इतना बोझ पड़ता है और ग्रांट देने पर इतना ही बोझ पड़ता है। तो बोझ ज्यादा कहाँ पड़ रहा है? सब्सिडी देने पर। इसका मतलब कि सब्सिडी देना ज़्यादा कठिन है, ग्रांट देना ज़्यादा बेहतर है। अगर सीधे किसी को पैसा दे दीजिए, जैसे एक सामान्य सी बात, कैश और काइन की बात है शुद्ध रूप से, कि किसी को आप वस्तु दे दीजिए या किसी को आप नगद दे दीजिए। जैसे मान लो तुमने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक जूता चाहिए पहनने के लिए ना, तो
और उसके लिए मुझे 1000 रुपया दे दीजिए। पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं शाम को ऑफिस से लौटते समय जूता लेता आऊंगा। अब पिताजी ने शाम को आपके लिए 1500 का जूता पिताजी ले आए, ठीक है। आपको वो जूता 1500 रुपए वाला अच्छा लग रहा है या आपको 1000 दे दिए होते वह ज्यादा अच्छा लगता है? क्यों भाई? 1000 का ही आप मांग रहे थे, वो तो 1500 का लाए, तो इसमें तो खुश होना चाहिए आपको, क्या बुराई है? एग्जैक्टली हमेशा ये होता है कि जैसे किसी को आपने बर्थडे में गिफ्ट किया मान लीजिए, तो आप किसी को बर्थडे में उसको 1000 रुपए का सूट गिफ्ट करते हैं और दूसरे ने उसको 500 रुपया नगद दे दिया। अच्छा क्या लगेगा तुमको, सूट की 500? क्यों भाई? अगेन वही पॉइंट है कि आप कितना भी, हर व्यक्ति की लाइकिंग और डिसलाइकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो अपने पसंद से 100 रुपए का भी सामान खरीद करके ही और सी फील्स मोर सेटिस्फाइड, बजाय इसके कोई उसको 1000 का सामान ले आता है। क्योंकि हो सकता है कि जो उसकी पसंद है, उसकी लाइकिंग है, उसका टेस्ट है, उसको सूट ना करता, उसका कलर है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ ग्रांट और सब्सिडी की जब व्याख्या करते हैं तो ये, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की व्याख्या करते हैं, इसमें देखो, इसमें डिटेल सब लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है, दिक्कत नहीं है समझने में तुमको। इसी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को भी हम कीमत रेखा के माध्यम से बड़े आसानी से और बिना दिमाग लगाए फट से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हुआ? उसने आपसे सीधे पैसा ले लिया, 100 रुपए पर 10% टैक्स, तो आपको 10 रुपया कम हो गया, यानी आपकी आय कम हो गई। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर का मतलब आपकी आय कम हो गई, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष कर का मतलब मूल्य बढ़ गया ना। कोई कहीं में 10 रुपए का सामान था, उस सरकार ने उसको 12 रुपए कर दिया, तो कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। तो सरकार को अप्रत्यक्ष कर से जितना फायदा होता है, अगर उसे उतना ही फायदा पाना हो प्रत्यक्ष कर लगा करके, तो जनता पर पड़ने वाला भार किस संदर्भ में ज्यादा होगा? प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में ज्यादा होगा या अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में ज्यादा होगा? और जिसमें कर का भार कम हो, सरकार को वही विधि अख्तियार करनी चाहिए। यही तो थियरी है ना पब्लिक फाइनेंस की, और क्या है। तो अब देखो, मान लो कि ये है, तुम्हें कीमत रेखा दी हुई है ये, ठीक है, यहाँ तुम्हारा संतुलन है पहले से, ये सब तुम्हें पता है। अब सरकार क्या करती है? सरकार कर लगा देती है, अप्रत्यक्ष कर मान लो, अप्रत्यक्ष कर लगा देती है, तो वस्तु पहले से क्या हो जाएगी? ये यक्स है, ये माल अभी महंगी होगी, तो रेखा कहाँ आ जाएगी? यहाँ जाएगी, ठीक है। ये देखो, जब वस्तु महंगी हो गई तो अब पहले वह उतनी ही मात्रा x1 के लिए ay1 छोड़ रहा है ना, और अब क्या करेगा? अब उसके लिए ay2 छोड़ेगा। इसका मतलब इतना पैसा कुछ को कहाँ मिलेगा उसको? अप्रत्यक्ष कर से सरकार को प्राप्त होगा, ठीक है ना।
तो यह उसकी संतुष्टि का स्तर जो है अगर मान लो यहाँ आ गया वो वस्तु महंगी हो गई और अब उसका संतुलन वहाँ से कहाँ आ गया, या तुम इसको कहीं और बना सकते, ज़्यादा आसान बना सकते हो, उसको वही बना दें जो बना है, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे बाद में। ज़्यादा सही, ये देखो ज़्यादा आसान बना है उसने। ये देखो प्रारंभिक संतुलन है तुम्हारा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वस्तु को कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर लगा के महंगा कर दिया गया, क्या किया गया, तो ये हो गया संतुलन, ठीक है। अब मान लो कि जब यह स्थिति हो गई तो उसका संतुलन यहाँ हो गया इस पर, तो अब देखो यहाँ संतुलन हो गया। अगर वो इतना जितनी कीमत बढ़ी है, ये देख रहे हो, उतना ही उसको फायदा हो जाएगा सरकार को। जो 2 रुपया कीमत बढ़ी हो किसको मिलेगा, सरकार को मिलेगा, वो यहाँ हो गया। तो कह रहा है कि अगर कीमत बढ़ाने के बजाय वो इस कीमत को न डिस्टर्ब करे, बल्कि इसी कीमत में से उससे 2 रुपया लेकर के उसकी आय क्या करे, कम कर दे। तो जब आय कम करेगा तो इसको नीचे ले आओ और इसी संतुलन बिंदु को स्लटस्की विधि से जैसे काटते हुए निकल जाती है रेखा, तो हम क्या करें, इसको काटती हुई निकल जाए ऐसे। अभी भी सरकार को उतना ही मिल रहा है इतना उसको कीमत से मिल रहा था, ध्यान दो। सरकार ने नकद भी उतना ही लिया है जितना उसको अप्रत्यक्ष कर से मिला था, लेकिन अब उस उपभोक्ता के पास यह जो रेखा है E1 और E2 अगर लिख देते हैं मान लो, तो वही लिखना जो चित्र में लिखा है उसमें नोट्स में, तो इसके बीच में उसके पास एक नया कीमत रेखा का रेंज मिल जाता है, जहां वह संतुलन में कहीं भी हो सकता है, चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, और जहां कहीं भी होगा उसकी संतुष्टि का स्तर इस रेखा के ऊपर होगा, यानी कीमत बढ़ने वाली रेखा से ऊपर होगा। इसका मतलब संतुष्टि का स्तर प्रत्यक्ष कर में ज़्यादा होगा, अप्रत्यक्ष कर में कम होगा। तो सरकार को चाहिए कि वो हमेशा प्रत्यक्ष कर पर फोकस करे, न कि अप्रत्यक्ष कर पर, ठीक है। तो इसका चित्र जो बना है तुम लोग वही बनाना, इसको सिर्फ समझने के लिए ध्यान देना। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो इसमें बहुत डिटेल है। इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स है एंड एक्स्ट्रा बर्डन होता है, शिफ्ट फ्रॉम PL1 टू PL0, कीमत रेखा बदल जाती है। गवर्नमेंट्स गेन जो है वही जो हमने आपको बताया, इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है TM और Q1K के द्वारा। बाय डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट अर्न्स सेम अमाउंट KQ1, AB बजट लाइन सोज सेम प्राइसेस बट लेस इनकम, बट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज एट हायर इंडिफरेंस कर्व IC2, जैसे यहाँ पर आ गया, वो यहाँ से कहाँ चला गया, इस पर कहीं आ गया, तो संतुष्टि का स्तर उसका बढ़ जाता है और सरकार को मिलने वाली आय दोनों दशाओं में एक जैसी होती है। इसलिए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की तुलना में बेहतर है। तो ये विभिन्न उपयोग हैं जिनकी सहायता, जिनकी व्याख्या हम इंडिफरेंस कर्व विधि का प्रयोग करके आराम से कर सकते हैं और समाज के बहुत सारे व्यवहारिक पहलुओं को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मात्र एक बात और शेष बचती है, वह है तटस्थता वक्र की व्यापक आलोचना। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म। इतना आप इसको पढ़ डालिएगा और कोशिश करिए कि इस पूरे चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुन करके, समझ करके, लिख करके पढ़ डालिए। जहाँ दिक्कत लगे वहाँ भी कंफर्म कर लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से 3 सवाल 4 सवाल छोटे बड़े मिला करके परीक्षा में आने ही आने हैं। केवल आपकी इस परीक्षा में नहीं बल्कि आपके बाकी परीक्षाओं में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए।